Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 13 videos. NISM series का 13 एग्जाम है जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है which is designed for SIF investments, जो कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जो सेबी ने नया एग्जाम निकाला है वो NISM 13 है, कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम. उसकी हम पास फॉर वीडियोस बना रहे हैं. तो हम इसमें तीनों बुक्स कवर करेंगे जो कि है इक्विटी डेरिवेटिव्स प्लस इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एंड करेंसी डेरिवेटिव्स. तो आज जो हम ये पूरा का पूरा करिकुलम स्टार्ट करने वाले हैं और वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. आज से हम अपना करिकुलम स्टार्ट करने वाले हैं. तो एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव्स में जो पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स हैं उसको हम पहले स्टार्ट करेंगे बिकॉज एसआईएफ एग्जाम में मेन जो चीज़ है वो है डेरिवेटिव्स. और जो एनआईएसएम सीरीज 8 का जो डेरिवेटिव्स है जो एग्ज़ाम है उसकी वेटेज लगभग 50 से 60% है. तो सबसे पहले हम NISM 8 से ही शुरू कर रहे हैं जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स. तो उसी के चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो आज जो चैप्टर नंबर 1 है वो है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स. आज देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे. तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द रीडर शुड अंडरस्टैंड अबाउट मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स एंड द टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स एंड रिस्क इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM 13 कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम का बुक नंबर 1 इक्विटी डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 1. सबसे पहले आ जाता है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स. देखिए डेरिवेटिव्स को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव्स है क्या, एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स होते क्या हैं. तो वो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं कि डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है या आप इसको एक प्रोडक्ट बोल लीजिए जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है और इसकी वैल्यू डिराइव हो रही है सम अदर अंडरलाइंग एसेट. और वो अंडरलाइंग एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है. जैसे कि वो इक्विटी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स हो सकता है, उसमें इंडेक्स हो सकते हैं. ये इनको हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज. तो इनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं. उसके बाद में आ जाऊँ कमोडिटीज़ पे जो बुलियंस हैं, जैसे कि बुलियंस में आपका गोल्ड और सिल्वर आ जाता है, उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं. उसके बाद बेस मेटल्स आ जाते हैं, जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, इनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं. फिर एग्री कमोडिटीज़ जो NCDEX पे ट्रेड होती हैं जैसे वीट, शुगर, कॉफ़ी, इनके भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं. और कुछ जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, आपका कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, तो इनके भी प्रोडक्ट हो सकते हैं. तो एक जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है बट उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है सम अंडरलाइंग एसेट. और इन सब अंडरलाइंग एसेट्स में से कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट हो सकता है. उस अंडरलाइंग एसेट का डेरिवेटिव बन सकता है. तो डेरिवेटिव की खुद की वैल्यू नहीं है बट उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है इन अंडरलाइंग एसेट्स से. जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे, सीखेंगे कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स है क्या और कैसे काम करते हैं. चलिए बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स की हिस्ट्री और एवोल्यूशन की, कि किस तरीके से डेरिवेटिव्स स्टार्ट हुए थे और आज ये किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स में ये यूज हो रहे हैं. देखिए 12th सेंचुरी में यूरोपियन जो ट्रेड फेयर्स होते थे वहाँ पे सेलर्स ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर डिलीवरी देंगे अपने प्रोडक्ट की जो वो बेच रहे हैं. और 13th सेंचुरी में देखा गया था कि मल्टीपल एग्जाम्पल्स थे कॉन्ट्रैक्ट्स के जो इंग्लिश सिस्टर्शियन मोनास्ट्रीज के थे जो फ्रिक्वेंटली जिन्होंने अपने वूल जो था वो बेचा अप टू 20 ईयर्स इन एडवांस. तो अगले 20 सालों तक का उन्होंने पहले बेच दिया फॉरेन मर्चेंट्स को. तो ये भी एग्जाम्पल्स कुछ हुए हैं. लेट 17th सेंचुरी की मैं बात करूं तो एक फ्यूचर मार्केट ऑफ राइस की डेवलप्ड हुई थी जापान में. और 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो CBOT है उन्होंने फैसिलिटेट किया ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे. फिर 1890s में शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज ने रीऑर्गेनाइज्ड किया फ्यूचर्स ट्रेडिंग को. उसके बाद 1972, 73, 75 में शिकागो में और ज़्यादा ट्रेडिंग के ऑप्शंस लिए गए. उसके बाद 1973 में मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शंस हुआ. 75 में ट्रेजरी बिल्स के फ्यूचर इंट्रोड्यूस किए. T बॉन्ड्स के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने लेके आए. तो इस तरीके से ये जर्नी रही है इक्विटी डेरिवेटिव्स की. अब बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स ग्लोबली. ग्लोबली कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को डेरिवेटिव मार्केट्स को. चलिए समझते हैं. देखो कुछ अगर लास्ट के मैं 5 डिकेड्स की बात करूं, लास्ट के 50 साल की बात करूं तो डेरिवेटिव मार्केट्स हैज सीन अ फेनोमिनल ग्रोथ. बहुत ग्रोथ आई है डेरिवेटिव मार्केट में. बहुत से नए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए गए एक्सचेंजेस के द्वारा. डिफरेंट एक्सचेंजेस ने नए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए अक्रॉस द वर्ल्ड. और कुछ फैक्टर्स जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जो ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स.
तो आज के दौर में देखा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा उठा-पटक है वहाँ पे। तो इसलिए एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अभी आगे वाले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेरिवेटिव्स एक हेजिंग पर्पस के लिए बनाए गए थे और हेजिंग करके आप किस तरीके से जो अंडरलाइंग एसेट्स के जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है उसको किस तरीके से आप मिटिगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली। तो ये भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेरिवेटिव्स की ग्रोथ का, कि एक आज जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं सारी इंटर रिलेटेड हैं, इंटीग्रेशन हो चुका है फाइनेंशियल मार्केट्स में, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आज यूएस की इकोनॉमी में अगर कुछ भी उठापटक हो रही है तो उसका इंडियन इकोनॉमी और बाकी इकोनॉमी पे भी उसका असर देखने को मिलता है, एंड वाइस वर्सा। जापान आज कुछ कर रहा है, यूरोप में कुछ हो रहा है, उस कोई भी इकोनॉमी पूरा का पूरा जो ये है, पूरा का पूरा इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमीज आर कनेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो उसका सारा इम्पैक्ट हर जगह आएगा। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज हेल्प्ड इन रिडक्शन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट है, आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है और टेक्नोलॉजी डे बाय डे सुधर रही है। पहले क्या होता था, आपको शेयर्स खरीदने के लिए एनएससी के डायरेक्ट फिजिकली आपको खुद जाना पड़ता था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली पे, इफ़ यू आर इन दिल्ली, और शेयर्स खरीदने। आज सब डिजिटल हो गया, इवन डीमैट अकाउंट भी आपके डिजिटल ओपन हो रहे हैं, जस्ट हैव टू पुट इन द मनी और आपको विद इन अ बटन, आपका विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन आपका ट्रेड हो रहा है। तो बहुत ही ईजी आज ट्रेडिंग सिस्टम बन गया है। एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज रिस्क। बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेशन जो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी आ गए हैं हमारे पास, जो कि हमारा रिस्क को मिटिगेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो एक तरीके से नॉलेज भी है, जो मार्केट में आज एक इन्वेस्टर आ रहा है वो भी एक बहुत ही सेवी इन्वेस्टर है जो इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहा है। फ्रीक्वेंट इनोवेशंस इन डेरिवेटिव मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बहुत ज़्यादा इनोवेशंस इन डेरिवेटिव मार्केट्स में चल रही है। इनोवेशन जैसे कि गोल्ड का इनोवेशन की बात करूँ तो एक गोल्ड है। अब गोल्ड का जो फ्यूचर है तो उसमें जो फ्यूचर में ट्रेडिंग है वो 1 kg में भी हो रही है, फिर वो 100 ग्राम्स में है। एक गोल्ड अभी 10 ग्राम में भी निकाल दी है कमोडिटी में एक्सचेंज ने। सो इस तरीके से नए नए इनोवेशन जो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो रेगुलेटर्स हैं वो करते रहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स ग्लोबली। तो इस तरीके से जो ग्लोबली है देखा गया है कि पास के कुछ डिकेड्स में डेरिवेटिव मार्केट्स की जो है बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। देखिए अब मैं बात करता हूँ इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स की, कि इंडिया में किस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट्स आई, किस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई है। सबसे पहले 1996 में सेबी ने सेटअप की एक कमेटी अंडर डॉक्टर LC गुप्ता टू डेवलप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। तो ये जो डॉक्टर LC गुप्ता की जो कमेटी बनाई गई थी, उनका काम यही था कि जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करे कि किस तरीके से डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग होगी, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन होने जाएंगे, कौन कौन से पार्ट डेरिवेटिव्स में आ सकते हैं, कौन से शेयर्स का डेरिवेटिव होगा, कितना परसेंटेज मार्जिन रखना है। इस डॉक्टर LC गुप्ता की कमेटी का यही मेन काम था। 1996 में इसको सेटअप किया गया। फिर 1998 में सेबी ने एक ग्रुप सेटअप किया अंडर प्रोफेसर JR वर्मा टू रिकमेंड मेजर्स ऑफ रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया, कि किस तरीके से जो रिस्क हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में, कहा जाता है कि डेरिवेटिव्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगर ठीक से नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि मेजर जो मनी है जो एक रिटेलर डेरिवेटिव्स में मेजर जो मनी है अपनी यहीं पे लूज़ करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि डेरिवेटिव्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बट अगर इनको अच्छे से यूज़ किया जाए इन टूल्स को, तो आपका पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से आपका पोर्टफोलियो का रिस्क को कम करने में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद 1999 में जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट था उसको अमेंड किया गया और उसमें डेरिवेटिव्स वर्ड यूज़ किया गया विद इन द डोमेन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो सिर्फ ये हमें थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इंडिया में सेटअप हुआ है, डेरिवेटिव मार्केट्स इंडिया में कैसे आगे बढ़ी है। और फिर इन 2000 द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन सेबी परमिटिंग BSE एंड NSE टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। और सन 2000 से इंडिया में ऑफिशियली सेबी ने परमिट किया NSE और BSE को कि इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव्स को। इक्विटी डेरिवेटिव्स में उन्होंने इंडेक्स के डेरिवेटिव्स निकाले, निफ्टी बैंक निकाला और स्पेशल और कुछ स्टॉक्स के भी डेरिवेटिव्स से निकाल के शुरुआत हुई। तो 2000 में इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लस डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की स्टार्टिंग हुई। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स इन इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स। सबसे पहले आ जाता है फॉरवर्ड। तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज
ये एक तरीके से दो पार्टीज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें वो आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि एक अंडरलाइंग एसेट को बाय करना है, सेल करना है at a certain future date for a price that is pre-decided on the date of contract। तो आज ही डिसाइड हो जाएगा कि मैं किस प्राइस पे आपसे बाय करूंगा या किस प्राइस पे सेल करूंगा आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी या जितने टाइम के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो प्राइस आपका प्री डिसाइडेड रहेगा और इसमें बाय करोगे या सेल करोगे अंडरलाइंग एसेट को एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट। तो एक दो पार्टीज आएंगी, दोनों अपना डिसाइड करेंगी कि इस फ्यूचर में मैं 1 महीने के बाद आपसे इस प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सिक्योरिटी लूंगा या इस प्राइस पे आपको ये सिक्योरिटी बेचूंगा। सो दिस इज अ प्लेन वनीला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज हैं, आर ऑब्लाइज्ड टू ऑनर द ट्रांजैक्शंस। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन को ऑनर नहीं करोगे, बोथ द पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड, बोथ द पार्टीज को आप बाउंड हैं ये ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, इररिस्पेक्टिव, बहुत जरूरी है ध्यान से समझना इस चीज को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस, irrespective of the fluctuation of the prices at the time of delivery। तो at the time of delivery जो आपने वादा किया था कि मैं आपको इसको 120 पे बेचूंगा, लेकिन प्राइस उसका इतना नहीं बढ़ा, 110 ही रह गया, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट को ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी 120 आने के लिए मैं और वेट करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा और एग्जैक्टली आपको वो सेल आउट करना पड़ेगा। तो 110 पे ही आपको सेल आउट करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेन वनीला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर्स की। व्हाट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? देखिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है इट इज वेरी सिमिलर टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पूरा का पूरा हर चीज सिमिलर है, बट सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रेगुलेटेड एक्सचेंज के द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म से होगा। तो कहने का मतलब ये है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में तो दोनों पार्टीज ने अपने आप डिसाइड कर लिया कि हम फ्यूचर डेट पे एट द प्राइस विच इज एग्रीड राइट नाउ उस पर हम एक ट्रेड करेंगे। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, यही चीज हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए। तो जो फ्यूचर है दैट इज वेरी सिमिलर टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट दैट डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज, राइट। सो एक तरीके से वी मे से फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूचर क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, येस और नो, तो आपको उसमें येस कर देना है। थर्ड इज ऑप्शंस। अब करेंगे ऑप्शंस की बात। देखिए ऑप्शंस क्या है ये समझते हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एट अ स्टेटेड डेट एंड अ प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी को एट अ स्टेटेड डेट एंड अ प्राइस। तो आपके लिए इफ यू आर अ बायर, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, तो बायर जो है वो प्रीमियम को पे करेगा और जो सेलर है वो प्रीमियम को रिसीव करेगा। तो सेलर ऑफ द ऑप्शन रिसीव्स द प्रीमियम एंड द बायर ऑफ द ऑप्शन पेज द प्रीमियम। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। एंड जो सेलर है ऑप्शन का, जो सेलर ऑफ द ऑप्शन है जो कि प्रीमियम रिसीव कर रहा है, उसकी ऑब्लिगेशन भी है, विद ऑब्लिगेशन टू सेल एंड बाय द अंडरलाइन। तो उसको देना पड़ेगा, उसको अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अगर बायर एक्सरसाइजेज हिज राइट। तो दीज आर द ऑप्शंस। तो बेसिकली अभी आने वाले चैप्टर्स में हम ध्यान से पढ़ेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए इक्विटी के अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस व्हिच इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, राइट। तो इफ यू आर अ बायर ऑफ द ऑप्शन तो आपको एक छोटा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल निफ्टी का आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो अगर एक कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं इसमें इट मींस यू आर बुलिश, आप मार्केट को ऊपर देख रहे हैं। आपके कॉल ऑप्शन में आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो आपने दिया है वो बढ़ेगा जैसे जैसे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी इंडेक्स की वैल्यू, क्या मूवमेंट होगी, वो आने वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे। बट अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कॉल ऑप्शन जब लिया जाता है जब मार्केट बुलिश होती है और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ेगा और वहाँ पे आपके पैसे बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। व्हेन यू बाय अ पुट, ध्यान से समझना, व्हेन यू बाय अ पुट ऑप्शन अगर आप ले रहे हैं इट मींस यू आर बेरिश इन द मार्केट। आप ये सोच रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट्स यहाँ से करेक्शन हो सकती है, मार्केट्स नीचे गिर सकती है, और यहाँ पे आपने पुट ऑप्शन अगर खरीदा है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगी। तो आपने यहाँ पे भी एक प्रीमियम पे किया है। इफ यू आर बायर ऑफ द ऑप्शंस, चाहे आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं चाहे आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, आप एक प्रीमियम दे रहे हैं, राइट। तो इफ यू आर बायर ऑफ द ऑप्शन यू आर पेइंग अ प्रीमियम।
तो वही यहाँ पे बोला जा रहा था। और फिर उसके बाद जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर नीचे होगा, या वो ऑप्शन एक सिक्योरिटी का है या स्टॉक का है, तो जैसे जैसे स्टॉक की मूवमेंट होगी वैसे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। इफ़ यू आर अ सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है या पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, तो आपको एक प्रीमियम मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, इफ़ यू आर कॉल, आपने कॉल को सेल किया है या राइट किया है, या पुट को सेल किया है, राइट किया है, तो आपको एक प्रीमियम मिलेगा। लेकिन आपके पास ऑब्लिगेशन भी है टू सेल स्लैश बाय, अगर बायर जो है एक्सरसाइज करता है अपनी राइट को। तो ये तो थे ऑप्शंस। तो धीरे धीरे आपको समझ आएंगे कि किस तरीके ऑप्शंस में हम आगे जाके ट्रेड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्वैप्स। देखिए, स्वैप जो है इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू पार्टीज। ये दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया है फ्यूचर में कुछ कैश फ्लोज को एक्सचेंज करने के लिए, जो कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज्ड फॉर्मूला। तो आज ही एक फॉर्मूला के जरिए डिसाइड कर लिया जाता है कि फ्यूचर में हम अपने कैश फ्लोज को एक्सचेंज करेंगे। हो सकता है किसी सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी सिक्योरिटी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फ्यूचर में उससे हमें कुछ कैश फ्लोज आने हैं। तो एक प्री अरेंज्ड फॉर्मूला से हम आज ही ये कैलकुलेट कर लेंगे, हम दोनों डिसाइड कर लेंगे कि हम अपने कैश फ्लोज को स्वैप करने वाले हैं। तो बेसिकली एग्जैक्टली दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज वेयर पार्टीज एक्सचेंज कैश फ्लोज इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज्ड फॉर्मूला। तो ध्यान से अभी प्रॉपर इनके आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि स्वैप्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ये पूरा बेसिक्स ही है, जिसलिए मैं आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल के जरिए मैं हर चीज़ समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो स्वैप्स क्या करते हैं, वो भी अगेन जो आपका रिस्क मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स की वोलेटिलिटी है, करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं, कमोडिटी प्राइसेस है। देखा जाता है कि यहाँ पर स्वैप्स ज़्यादा करते हैं इन्वेस्टर्स, तो इसीलिए ये एक तरीके से आपका रिस्क कम करने में आपका स्वैप भी हेल्प करता है। सो ये तो थे प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया। अब समझते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो डेरिवेटिव मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहला हेजर्स। देखिए, हेजर्स जो हैं, हेजर्स आ जाते हैं, फिर स्पेकुलेटर्स या स्लैश ट्रेडर्स आ जाते हैं, और फिर आर्बिट्राजर्स आ जाते हैं। तो तीनों में बहुत डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन में आप बिलीव मी, ये क्वेश्चन 110% आएगा कि एक हेजर का काम क्या है, एक स्पेकुलेटर क्या करता है, और एक आर्बिट्राजर क्या करता है। तो हेजर के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं हेजर्स कौन होते हैं। दे ऑलरेडी हैव रिस्क विद द प्राइसेस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एंड यूज डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस देयर रिस्क। Their main objective is to avoid losses from other positions। तो कहने का मतलब है they already have a risk। अब वो रिस्क कैसे है डेरिवेटिव मार्केट्स में, उन्होंने कोई ना कोई ऑलरेडी एक पोजीशन बना ली है। अगर मैं पोजीशन बना ली है, मेरे पास रिस्क है, मैंने कोई फॉर एन एग्जांपल मैंने बाय कर लिया है निफ्टी का एक डेरिवेटिव से, निफ्टी फ्यूचर मैंने बाय कर लिया है। अब मेरा रिस्क तो ऑलरेडी है ही मार्केट में कि निफ्टी की वैल्यू अगर नीचे चली जाएगी तो मेरा रिस्क है, मेरे को वहाँ पे लॉस आने लगेगा, राइट। तो हेजर्स क्या काम करते हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई शेयर्स बाय किए हुए हैं वर्थ रुपीज़ एनी अमाउंट। तो अगर मैं शेयर्स बाय किए हुए हैं और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि अब मेरा रिस्क क्या है बाय करने में, कि ये शेयर प्राइस नीचे जा सकता है, तो मैं इसको डेरिवेटिव्स यूज़ करके मैं अपनी पोजीशन को हेज कर सकता हूँ। मैं डेरिवेटिव्स यूज़ करके उस पर्टिकुलर शेयर का फ्यूचर बेच सकता हूँ, उसका पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ अगर मुझे लग रहा है कि इन द नियर टर्म प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये मेरी पोजीशन हेज हो गई। एक तो बाइंग पोजीशन है ही ऑलरेडी, प्लस मैंने एक सेलिंग पोजीशन भी बना ली, तो मेरी हेज्ड है पोजीशन। मैं कहने का मतलब मेरे को लॉस से मैं बच जाऊंगा, लेकिन इसमें इस पोजीशन से निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको हेज्ड पोजीशन से निकलना ज़रूरी है, नेकेड पोजीशन आपको करनी पड़ेगी अगर आप मार्केट में प्रॉफिट चाह रहे हैं तो। लेकिन हेजिंग इज़ दी मेन पर्पस टू रिड्यूस द लॉसेस। तो कहने का ये मतलब है कि फॉर एन एग्जांपल आपका इक्विटी में पोर्टफोलियो है, और अगर आपको लग रहा है कि कोरोना वायरस से मार्केट डाउन जा सकती है, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो सेल कर दीजिए, या आप ऑप्शन के ज़रिए डेरिवेटिव्स के ज़रिए पोजीशन को हेज कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि 20-30% जहाँ तक भी आपको लगेगा कि मार्केट अब गिर गई है, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो फिर आप अपनी हेज्ड पोजीशन से निकल सकते हैं। फिर आप अपनी जो नॉर्मल पोजीशन वो आपकी फिर कंटिन्यू रहेगी। तो इस हिसाब से इसमें ट्रेडिंग होती है। तो हेजर्स का काम ये है कि अपने पोर्टफोलियो को हेज करना टू मिनिमाइज द लॉसेस। अब बात करते हैं स्पेकुलेटर्स की और ट्रेडर्स की। देखिए, डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट है वो मैंने पहले ही बताया आपको, दीज आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे जो स्पेकुलेटर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं स्पेकुलेट करने
अपने ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिनको रातों रात अमीर बनना है, जो बहुत ज़्यादा रातों रात बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की कोशिश कर सकते हैं। बिलीव मी, मार्केट में ऐसे भी चीज़ें हैं जो आपको पैसा डबल भी करके दे सकती हैं, बट योर होल कैपिटल इज़ एट रिस्क। आपका पैसा बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। डेरिवेटिव्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, यू आर अ स्पेकुलेटर इन डेरिवेटिव्स, तो आपके पैसा जो कैपिटल है पूरा वाइप आउट हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। तो स्पेकुलेटर्स कौन है? दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स बेस्ड ऑन द व्यू एंड टेक पोजीशन इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक स्पेकुलेटर या ट्रेडर क्या करेगा? वो ट्राई करेगा प्रेडिक्ट करने का फ्यूचर मूवमेंट उस स्टॉक प्राइस की, और फिर उसके बेसिस पे अपनी पोजीशन बनाएगा, उस पोजीशन बनाएगा बाय और सेलिंग की, और उससे फिर अपने वो पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज स्पेकुलेशन ट्रेडर्स। थर्ड इज आर्बिट्राजिंग। सो देखिए, आर्बिट्राजिंग इज नथिंग कि जो दो एक्सचेंज में जो प्राइस डिफरेंस है उसका फायदा उठाने की कोशिश करने को हम आर्बिट्राज कह सकते हैं। और आर्बिट्राजिंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू कैश मार्केट्स, कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू डेरिवेटिव मार्केट्स, कैन एग्जिस्ट बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट्स। तो ये हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स बेसिकली। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स की। देखिए, सबसे पहला हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्राइस डिस्कवरी, हेल्प्स ट्रांसफर ऑफ रिस्क and helps shift of speculative trades from unorganized markets to organized markets. तो सबसे पहला जो है, it helps in price discovery. Price discovery कैसे? Based on actual valuations and expectations. तो जब ज़्यादा मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो आपकी प्राइस डिस्कवरी भी हो जाती है। किस तरीके से कुछ बाय करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी को, कुछ सेल करना चाह रहे हैं। मैं जैसे कि मैं बायर हूँ, मैं 100 रुपये पे एक सिक्योरिटी को बाय करना चाह रहा हूँ, और एक और बायर आ गया है जो 100.25 पे बाय करना चाह रहा है, 100 रुपये 50 पैसे पे बाय करना चाह रहा है, और कोई कुछ चीज़ें जो सेल करना चाह रहे हैं। तो एग्जैक्टली सबका कुछ वैल्यूएशंस मार्केट्स के हिसाब से प्लस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक तरीके से वहाँ पे प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेरिवेटिव्स। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि हाउ इट इम्प्रूव्स प्राइस डिस्कवरी। तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स हेल्प करते हैं प्राइस डिस्कवरी करने में। हेल्प्स ट्रांसफर ऑफ रिस्क। सेकंड जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ रिस्क कैसे कर सकते हैं। हेजर्स वांट टू गिव अवे द रिस्क वेयरएज ट्रेडर्स आर विलिंग टू टेक द रिस्क। तो अगर आप पोजीशन को हेज कर रहे हैं तो आप अपना रिस्क एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, और कुछ अगर आपकी एक पोजीशन आप बनाते हैं तो उसके विपरीत दूसरी पोजीशन बन रही है। इसका मतलब तो एक का जो प्रॉफिट है दूसरे का लॉस है, और किसी का लॉस है आपका प्रॉफिट है, राइट। तो इस तरीके से इसमें जो ट्रेडर्स हैं दे आर विलिंग टू टेक द रिस्क, एंड द हेजर्स हैं जो वांट टू टेक अवे द रिस्क। तो इस तरीके से ये it enables transfer of various risk from those who are exposed to the risk but have a low risk appetite to the participants with a high risk appetite. तो आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप हेज करके चलेंगे और अपना रिस्क को ट्रांसफर कर देंगे जिसका हाई रिस्क एपेटाइट है, जो एक बहुत स्पेकुलेटर है या ट्रेडर है। इट हेल्प्स शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। थर्ड इज हेल्प्स शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। तो आज जो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हो रही है दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। जो हमारे जो सेबी इज द रेगुलेटर, जो एनएससी बीएससी जो हमारे एक्सचेंज हैं उसी के जरिए, उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इट हेल्प्स ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड हो, चाहे एक ट्रेडर का ट्रेड है, चाहे स्पेकुलेट कर रहे हैं, चाहे आप हेजर हैं, लेकिन आपको जो आज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट यहाँ पे मिल रही है। तो ये तो थे सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं रिस्क फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स। देखिए, सबसे पहले जो डेरिवेटिव्स में क्या है ना, बीइंग लिवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैव रिस्क। ये सारे के सारे लिवरेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इसमें रिस्क आ जाता है काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो फॉरवर्ड्स थे जिसमें काउंटर पार्टी का रिस्क है, यानी कि ये काउंटर पार्टी रिस्क है कि जो एक प्री अरेंज्ड प्राइस पे आपने कुछ चीज़ खरीदने बेचने की बात की थी, लेकिन आपकी जो सामने वाली पार्टी है वही मुकर गई, उसी ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए उन्होंने अपना वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड द काउंटर पार्टी रिस्क, जो कि आपका जो पार्टिसिपेंट्स हैं डेरिवेटिव्स में उनके द्वारा फेस किया जाता है। सेकंड इज प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट। देखिए, ये तो रिस्क हमेशा मार्केट में रहेगा ही कि आप अगर बाइंग कर रहे हैं तो अगर नीचे चला गया सिक्योरिटी का प्राइस तो आपका लॉस है, आपने अगर सेल किया है ऊपर चला जाए तो वो भी आपका लॉस है। सो दिस इज द वेरी कॉमन रिस्क विच इज कॉल्ड प्राइस रिस्क, जो कि आपका लॉस ऑफ ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ द प्राइस मूवमेंट एंड द वोलेटाइल जो मार्केट्स है, तो बहुत तेजी से आपका यहाँ पे प्राइस मूवमेंट हो सकता है।
लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पे है इनएबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम ए पोजीशन, तो कभी कभी ये भी रिस्क आपका यहाँ पे बन जाता है। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड लास्ट इज ऑपरेशनल रिस्क, जैसे कि फ्रॉड, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन, तो ये भी कुछ ऑपरेशनल रिस्क आपके यहाँ पे हो जाते हैं। सो दीज आर द रिस्क विच आर फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सैम्पल क्वेश्चन, एन इंडेक्स ऑप्शन इज अ डैश डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कैश मार्केट प्रोडक्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक इंडेक्स ऑप्शन जो है यानी कि वो किसका हो सकता है, अगेन इट्स अ डेरिवेटिव ओनली। डेरिवेटिव्स जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच जो आपके उसके अंदर दो तरीके की चीज़ें आती हैं, फ्यूचर्स आते हैं और आपका फॉरवर्ड आ जाते हैं, फ्यूचर्स आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं, स्वैप्स आ जाते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन कहाँ पे आएगा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में। तो आंसर इज बी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। Question number 2, the purchase of a share in one market and the simultaneous sale in different market to benefit from price differentials is known as dash, मॉर्गेज, आर्बिट्राज, हेजिंग, स्पेकुलेशन। देखिए बहुत अच्छे से हमने समझा था कि किस तरीके से जो आर्बिट्राजिंग है, जो आर्बिट्राजर्स हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं। वो प्राइस का जो डिफरेंस है दो मार्केट्स में, उसका जो डिफरेंस है उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो उसको एक तरीके से एक मार्केट में खरीदते हैं और दूसरे में उसको सेल करते हैं, फिर बाद में पोजिशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो आंसर इज बी, आर्बिट्राज। क्वेश्चन नंबर 3, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्राजिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डेरिवेटिव्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग भी हम कर सकते हैं, हेजिंग भी हम कर सकते हैं, आर्बिट्राजिंग भी कर सकते हैं। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेशनल रिस्क्स इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू inadequate disaster planning, too much of management control, income tax regulations या गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ऑपरेशनल रिस्क में क्या आ जाएगा आपका, inadequate disaster planning। तो A is the right answer। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप बाकी की वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पे भी क्लिक करें। तो ये तो था इक्विटी डेरिवेटिव्स की जो बुक है 8, जो NISM 8 है इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसकी जो बुक है उस करिकुलम की, उसका चैप्टर नंबर 1 बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स। और ये जो आपका यूज़ होगा SIF एग्जाम में, जो कि NISM का कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर SIFs, दोज हु वांट टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट SIF एग्जाम। तो एक तरीके से आपका जो इक्विटी डेरिवेटिव्स है वो मेन है, और इसके 12 के 12 चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। आज का जो वीडियो थी वो था चैप्टर नंबर 1। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें वीडियो को। थैंक यू सो मच।